नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें आप सभी क्या सीखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके कितने टाइप्स हैं और ये कहाँ पे यूज होती है और इसे कैसे लिखा जाता है। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे लेसन का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्रिया करते हैं और कोई नया तत्व बनता है। वो नया तत्व बनता है वो एक भी हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। तो मैं लिखती हूँ क्या, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्रिया करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एक बार और देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्रिया करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वो हमारा जो नया पदार्थ बनेगा वो एक सिंगल भी हो सकता है या डबल भी हो सकता है। जैसे कि मैंने मैग्नीशियम कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मेरा एकल पदार्थ ना तो ये भी हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया तो ये भी हो सकती है, या तो पदार्थ एक बन सकता है या एक से अधिक बन सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए क्या लेती हूँ, मैग्नीशियम तो मैंने मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे पास क्या है, उत्पाद। और ये क्या है, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है वो क्या होता है, अभिकारक। जो मैं रासायनिक अभिक्रिया या इसे रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो ये हो गई, अब इसे लिखने का तरीका है वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो मैंने मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पे क्या बना मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैं रासायनिक समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ वो अभिकारक होता है और जो राइट हैंड साइड लिखूंगी वो क्या होता है, उत्पाद होता है। तो अब अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस ना हो तो इस समीकरण को क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण क्या होती है, जिसमें हमारे तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान ना होती है, वो क्या होती है, कंकाली समीकरण। जैसे हमारा मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो बना क्या, उत्पाद में क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो यहाँ पे बैलेंस है नहीं, तो इसे क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण। एक बार और सुन लीजिए, कंकाली समीकरण क्या होता है, जब हमारे तत्व है वो, जब हमारे कोई भी दो या दो से अधिक तत्व अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जो उत्पाद बनता है उसके परमाणुओं के तत्वों की संख्या अभिकारकों के तत्वों की संख्या के समान न हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण कहेंगे। इसीलिए इसे बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक जो नियम होता है वो क्या होता है, रासायनिक संतुलन का नियम। इसमें द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम काम करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि ना तो हमारे तत्वों का द्रव्यमान बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, और इसे तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए यह नियम दिया जाता है। इसे फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के तौर पर लिखते हैं, वो हमारी सही नहीं होती है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। एक बार मैं आपको वो नियम लिख के दे देती हूँ, क्योंकि आपको अगर समझ में या सुनाई न दिया हो तो आप उसे देखकर लिख भी सकते हैं। तो मैं ये नियम बता देती हूँ।
देखो फिर एक बार और बता देती हूँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो आपने 9वीं कक्षा में डिस्कस कर लिया होगा, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो एक बार और देख लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम न लागू हो किसी भी रासायनिक समीकरण पे, जैसे कि मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला एग्जाम्पल लिया था, उसमें जो मैंने उत्पाद बना था मेरा, उसमें मेरे द्रव्यमान जो तत्व है उनका परमाणु संख्या बराबर नहीं थी, तो वो क्या थी, कंकाली समीकरण थी। अदरवाइज अब मैं एग्जाम्पल लूंगी जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करेगा। यह समीकरण गलत है, पर ये हम बोल सकते हैं इसे कंकाली समीकरण भी, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के फॉलो नहीं कर रही है। तो अभी इसका एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जो फॉलो करती हो। जैसे उदाहरण के लिए क्या लिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की जब मैं अभिक्रिया कराऊंगी। हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है, जो मैं अभिकारकों के बीच में निशान लेती हूँ वो किसका होना चाहिए, प्लस का, योग का निशान होना चाहिए। और जो राइट हैंड साइड में जो उत्पाद बनाने के लिए, क्रिया करवाने के लिए बीच में निशान यूज होता है वो क्या होता है, तीर। क्या होता है, तीर। ठीक है, तो इससे हमें क्या दर्शाया जाता है कि जो हमारे राइट हैंड साइड वाले तत्व है वो उत्पाद है। ठीक है, तो अब मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की मैंने अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इससे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंकाली समीकरण है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का फॉलो नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमें इसे बैलेंस करना चाहिएगा। तो इसके लिए हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जिंक को देखते हैं। देखो, तो यहाँ पे हमारा जिंक कितना है, 1, और राइट हैंड साइड में कितना है, 1, तो ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पे H2 कितना है हमारा, 2, और यहाँ पे राइट हैंड साइड 2, तो ये भी सही है। SO4 कितना है, 4, नहीं, ऑक्सीजन कितना है, 4, S तो 1 है, और राइट हैंड साइड में S1O4। तो अब हम कह सकते हैं ये हमारी समीकरण जो है संतुलित है, बैलेंस है, तो ये सही है, ये कंकाली समीकरण नहीं है। अगर इससे मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल लूं जो संतुलित नहीं है, जैसे मैग्नीशियम का ही ले लेते हैं। मैग्नीशियम कितना है, 1, सही है, यहाँ पे 1। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे 1 है, तो ये कंकाली समीकरण है, इसे संतुलित कर दूंगी। आप ये एग्जाम्पल यहाँ पे लोगे। ठीक है, मैं यहीं पे बैलेंस करके दिखा देती हूँ। मैग्नीशियम 2 है, देखो पहले ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, तो मैं ऑक्सीजन का काम कर देती हूँ पहले। तो ऑक्सीजन कितना ले लेती हूँ, 2। ठीक है, ले लिया। इसको ऐसे कर लेती हूँ, आसानी होगी। ठीक है, पर अब यहाँ पे राइट हैंड साइड मैग्नीशियम भी 2 हो गया, पर लेफ्ट हैंड साइड तो मैग्नीशियम 1 है, तो इसीलिए मुझे मैग्नीशियम के आगे भी लेफ्ट हैंड साइड में 2 लिखना पड़ेगा। तो ये देखो ऐसे किया, और ये अब देखो, ये अब समीकरण है जो संतुलित है। देखो, मैग्नीशियम 2, राइट हैंड साइड 2, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड 2। तो अब हम इस समीकरण को कह सकते हैं यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सही है। अब ये समीकरण संतुलित या संतुलित हो गई, कंकाली समीकरण नहीं रही। तो इसके साथ अब हम आगे की क्रियाएं इसके आगे की क्रियाएं भी देख लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करना है उसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, वो क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, उस नाम से भी जानते हैं। मतलब हिट करके, जैसे ये आपको पता होना चाहिए, वैसे तो इस नाम से भी इसे पुकारा जाता है, जैसे हिट एंड ट्रायल विधि। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जाना जाता है। अब हम कुछ संकेत देखेंगे। अगर हमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत दर्शाना हो तो हम गैस, लिक्विड और एक्यू जिसे क्या कहते हैं, जो अभिकार या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे हम एक्यू के नाम से जानते हैं। अगर इसी को न लेते हुए अगर हमें उन अभिक्रियाओं की परिस्थिति दर्शाना हो तो हम ताप, दाब, उत्प्रेरक का यूज करते हैं।
अब बात रही इन्हें लिखते कहाँ पे है, तो इन्हें भौतिक अवस्थाओं के जो संकेत होते हैं उन्हें समीकरण के साथ लिखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, देखो। हाँ, तो एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है। जब मैं आयरन के जल के साथ अभिक्रिया कराऊंगी तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो पहले आप इसमें क्या देखोगे कि ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो हम सबसे पहले इसे संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए क्या यूज करेंगे, मैथ के आंकड़े हैं वो यूज करेंगे। तो आयरन हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, आयरन 1 है और राइट हैंड साइड 3 है। तो सबसे पहले आयरन को बैलेंस कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे कितना लिख देती हूँ, 3। अब बात रही हाइड्रोजन की, H2 जो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 2, राइट हैंड साइड 2, बैलेंस है। और अब बात रही ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 4 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना लिख रही हूँ, 4। अब ऑक्सीजन 4 हो गई, पर हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, हाइड्रोजन तो और ज्यादा हो गए, तो अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब कितने हो गए, इसके बीच में मल्टीप्लाई की जाती है, 4 2 जा 8, तो राइट हैंड साइड कितने हैं, 2, तो मैं यहाँ भी 4 लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो एक बार और चेक करो, आयरन कितना है, 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 3 देख लिया, राइट हैंड साइड कितना है, 3, ये भी ठीक है। अब H2 कितना है, 4 2 जा 8, 8 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 4 2 जा 8, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 1 था, फिर हमने 4 से बैलेंस किया, कितना हो गया, 4, और राइट हैंड साइड कितना है अब, 4, ठीक है। अब ये समीकरण संतुलित है। अब देखो बात चल रही थी भौतिक अवस्था के संकेत लिखना, तो अब मैं भौतिक अवस्था के संकेत लिखूंगी। देखो आयरन हमारे पास है जो वो यहाँ पे ठोस अवस्था में है, तो ठोस के लिए मैं जो लिखूंगी वो S सॉलिड S लिखूंगी, ठीक है। अब जल किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में, तो इसके लिए क्या प्रतीक है, Z, क्या है, Z। और आयरन ऑक्साइड बना वो किस अवस्था में है, ठोस में, तो उसके लिए S। और जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन को तो गैस बोल दिया तो ऑब्वियसली सी बात है इसके आगे G लिखा जाएगा। तो अब हमने क्या सीखा, भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। अगर अब हम परिस्थिति को देखें तो परिस्थिति के संकेतों को कैसे लिखा जाता है, ताप, दाब और उत्प्रेरक लिखते हैं। वो इनके रासायनिक समीकरण के तत्वों के साथ नहीं लिखा जाता, वो तीर के या तो ऊपर लिखा जाता है या नीचे लिखा जाता है। जैसे मैं बता देती हूँ, तो देखो अब जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराऊंगी तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। तो इससे अब ये सूर्य के प्रकाश में हो रही है, तो अब मैं ताप है जो वो सूर्य की प्रकाश में हो रही है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, कौन सी परिस्थिति उत्पन्न करेगी, ताप वाली। तो ताप को मैं रासायनिक समीकरण के तत्वों के साथ न लिखकर तीर के ऊपर के स्थान पर लिखूंगी। तो बस यही अंतर होता है भौतिक अवस्था के संकेतों को लिखना और उनकी परिस्थिति को दर्शाना। एक बात याद रखना, भौतिक अवस्था के संकेतों को रासायनिक समीकरण के तत्वों के साथ लिखा जाता है और परिस्थिति को ऊपर या नीचे लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर, यहाँ पे इसके या तो ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब यहाँ से शुरू होता है आपका चैप्टर का क्लियरिटी कैसे बनाई जा सकती है। इस चैप्टर में पहले तो हमने सभी बेसिक चीजें की थी, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तत्व कैसे लिखा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंस ना हो तो क्या कहलाती है। अब हमारा मेन मकसद शुरू होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को बड़ी डीपली से करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपके स्कूल के एग्जाम हो, उसमें बहुत जरूर मतलब मस्ट पूछी ही जाती है। तो आज
हम शुरू करते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, इसमें क्या होता है, इसे कैसे लिखा जाता है, तो आज हम अब ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सबसे पहला प्रकार होता है वो होता है संयोजन। संयोजन का जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, दो चीजों का जुड़ना, दो तत्वों का आपस में मिलना। जब कोई दो तत्व, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। दोबारा सुन लो, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे तो आप सभी को ये सब चीजें ये आसानी से त्रिवेणी विज्ञान में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे तो नाम के साथ ही क्लियर हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है संयोग, मतलब मिलना या जुड़ना। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे आपको ठीक ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जब मैंने अभिक्रिया करवाई तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एकल पदार्थ बन रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ बन रहा है तो ये अभिक्रिया क्या होगी? हमारी संयोजन अभिक्रिया। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे हमने कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमने H2 की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बना? H2O जल। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। बस ध्यान इतना रखना है कि जो हमारे राइट हैंड साइड बनने वाला उत्पाद है वो एकल होना चाहिए, दो या दो से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अपोजिट बिल्कुल कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें वियोग होता है, एक तत्व जो हमारा एक तत्व होता है वो विखंडित हो जाता है एक या एक से अधिक पदार्थों में, तो इसकी उल्टी कर देनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बार समझा रही हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो अब राइट हैंड साइड में क्या बनेगा हमारा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। ये क्या विखंडित हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। लिख के और दे देती हूँ, इससे आपको आसानी होगी। वियोजन अभिक्रिया एक बार और सुन लीजिए। इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक या अभिकारक भी कह सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं अभिक्रिया के, अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन के बिल्कुल अपोजिट है। संयोजन में पदार्थ जुड़ रहे थे, वियोजन में टूट रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम का एग्जाम्पल एक ले लीजिए। इसी एक एग्जाम्पल से हम सभी अभिक्रिया है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रही हूँ तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस के लिए दो यहाँ पे लिखा और दो यहाँ पे लिखा, तो ये क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारक है जो मेरे मिलकर एक एकल उत्पाद बना रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। अब इसकी अपोजिट है तो बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में बैलेंस करने के लिए ये सब किया, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या किया? उल्टा कर रही हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक एकल पदार्थ था और उसका दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो गया? विखंडन हो गया। तो ये क्या बनिया? मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। अगर आपको इसके नोट्स लेनी है तो आप त्रिवेणी विज्ञान जो एक साइंस की
बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वो आप परचेज कर सकते हो। इसके सभी समीकरण हैं, सभी आपकी जो दिक्कतें हैं वो इस किताब से सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि बहुत अच्छे उसमें नोट्स बने हुए हैं। एक बार पढ़ लोगे तो भूल भी नहीं पाओगे, ये मेरा विश्वास है। तो आप वो बुक डिस्क्रिप्शन पे जाके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए देरी न करें, क्योंकि बुक के सैंपल बहुत कम है। आप आज ही उसे परचेज कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।